गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास सिलेबस। ओके, और उसमें से फर्स्ट चैप्टर लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को यहाँ डिस्कस करते हैं। चलिए, सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। आई होप ये इसको पूरा आप देखेंगे और पूरे चैप्टर को 1 घंटे के वन शॉट रिकेप में पूरा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ क्वेश्चंस की बात करें वहाँ आपको पॉज करके उसको नोट करना है वीडियो को, और क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। और थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, आराम से 80-90% बन जाएंगे, क्योंकि लिखना बहुत आसान है। आजकल के बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन चैप्टर का द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, देन सॉलिड सॉल्यूशन। तीनों टाइप के सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस इन लिक्विड। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वी हैव 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये इसमें है। और इसमें एक और आएगा आपका आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशंस, एजोट्राइड सॉल्यूशन, हेनरी लॉ, राउट लॉ। ये इसका सिलेबस है पूरा इस यूनिट का। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, जरा देखें जाए इसको। फर्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर हम पूछें व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज अ लेसर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन अ लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो लार्जर अमाउंट रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, जो कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, जैसे शुगर प्लस वाटर, शुगर आपका क्या हो गया सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक, चला गया पर तो नहीं देखिए, when two or more chemical non-reactive substance are mixed in form, the homogeneous mixture is called the solutions, and second is solute solvent. ठीक, तो ये हमने अभी बताया था डेफिनेशन। वही कंपोनेंट present in a lesser amount than other component in the solution is called the solute. जो लार्जर में रहेगा वो solvent। ये देखिए, the component present in a greater amount than any or all the components is called the solvent. Solution is solute plus solvent. Solution of water and sugar is called syrup. तो ये वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशंस है, इसको अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो जिसको अपन कह रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशंस। ब्राइन में जो सी वाटर का जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है Crystallizing specific concentration 0.15 molar of sodium chloride in water is called the slime water. तो ये हमें 2-3 टर्म है जैसे ब्राइन वाटर और स्लाइम वाटर, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर इज कॉल्ड सल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है हम सॉल्वेंट किसको ले रहे हैं, सॉल्यूट किसको ले रहे हैं। तो हमारे पास अगर सब्सटेंस जो फेज है वो हमारे पास 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरह से सॉल्वेंट की भी ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो 3 × 3 की अगर टेबल बनाते हैं, टोटल अपने पास बनते हैं 9 टाइप के सॉल्यूशन। तो जिसमें हमें ध्यान रखना है सॉल्यूट क्या लिया है, सॉल्वेंट क्या लिया है। इस पे एक एमसीक्यू बनने के पूरे चांसेस है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ हम ये एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये हमें ध्यान में आ जाएगा। 12th क्लास में जो है आपके एमसीक्यू आ रही है, एमसीक्यू को ध्यान से देखना है आपको। फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर हम कह रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, तो अब यहाँ पर गैसियस का मतलब है हमने जो सॉल्वेंट लिया है, ये जो नाम रखे हुए हैं वो सॉल्वेंट के बिहाफ पर। तो सॉल्वेंट हमने गैस, इसमें लिक्विड और सॉलिड। अब यहाँ पर अपन सॉल्यूट चेंज कर रहे हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो हम क्या कर रहे हैं, गैस में गैस को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्सचर ऑफ एनी 2 गैसेस, एयर, वाटर, वेपर, ये क्या कहलाएगा आपका
gaseous mixture, और एग्जांपल humidity mist sublimation of the solid into gases, ठीक है। चलिए फिर गैस इन गैस का ये मिक्सचर हो गया लिक्विड इन गैस वेपर वेपर और सॉलिड इन गैस सब्लिमेशन टू गैसेस। फिर है लिक्विड की भी हम देखें, गैस को हमें मिक्स करना है लिक्विड में, तो अमोनिएटेड वाटर, सोडा वाटर, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जिसकी वजह से अपन देखते हैं मछलियां जिंदा रहती है, ऐसा ऑक्सीजन रहेगी तो ही जिंदा रहेगा एक्वाटिक एनिमल। फिर है लिक्विड इन लिक्विड, मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, ऑयल प्लस ऑयल, इस तरह से, ठीक है। अल्कोहल प्लस वाटर हमें याद रहता है। सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो ये है उसका एग्जांपल हो जाएगा। गैस इन सॉलिड, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इनको याद रखना। गैस सॉलिड के अंदर डिसॉल्व है तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल, मेटल के ऊपर, और एग्जांपल में है हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम नाइट्रोजन ओवर टी, ये एग्जांपल याद रखने अपने को। ये थोड़ा सा टिपिकल जो डेली लाइफ में अपने को देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है लिक्विड इन अ सॉलिड, जो मरकरी इन गोल्ड, मरकरी इन जिंक, दैट इज कॉल्ड जिंक अमालगम, ये नेम के शब्द भी आएगा, क्लेमेंसन वुड फिशनर उधर आने वाला है। ये मरकरी इन गोल्ड, मरकरी इन जिंक, ये सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉलिड का है कॉपर इन गोल्ड, जिंक इन कॉपर, तो ये हो जाएगा आपका एलॉयज। जितने मिक्सचर ऑफ मेटल है सॉलिड सॉलिड दोनों ही, तो इसका मतलब ये एलॉयज में आ जाएगा, ठीक। इस टेबल को बच्चों आपको याद रखना है, इससे एक एमसीक्यू बनने के चांसेस है। केवल थोड़ा सा ध्यान देख करके इसको समझेंगे तो ये आपको पक्का याद रह जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितने टाइप के सॉल्यूशन अपन ने पढ़े उन सबको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे परसेंटेज के फॉर्म में, पीपीएम के फॉर्म में, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो सारे रहेंगे। मोलरिटी जो 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था, तो वो सारे इसमें रहने वाले। देखते हैं कि फॉर्मूला देखते हैं, देखो जरा। फर्स्ट है इसको एक्सप्रेस करने के लिए द अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन देखें इसकी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना कंसंट्रेट, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है। यहाँ पर हम बात करें यूनिट सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट की बात करेंगे तो 1 लीटर की बात करेंगे हमेशा, ठीक है। देखो जरा कंसंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए आगे। अब इसके फॉर्मूला है किसमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहां हमने क्या देखा, ये सॉल्वेंट किसमें है और सॉल्यूट किसमें है, तो इसकी जो यूनिट है वो किसमें ले रहे हैं अपन। जैसे दोनों ही सॉलिड है तो इसका मतलब दोनों ग्राम में आएंगे, दोनों ही लिक्विड है इसका मतलब दोनों एमएल में आएंगे, ये गैस है इसका मतलब एमएल में लीटर में लेंगे, इसको भी इसमें लेंगे, तो यहाँ इसके बिहाफ पर परसेंटेज निकलेगा। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो ऑब्वियसली इसमें तो ये आ जाएगा मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, दोनों किसमें है, सॉलिड में। तो मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास परसेंटेज हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज बाय मास W बाय W इनटू 100, ठीक। तो एग्जांपल देखने पर दोनों इसमें 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो दोनों को किसमें लिया, सॉलिड में, देन इट इज नोन एज द 10% शुगर सॉल्यूशन। तो दोनों को लिया, इसका मतलब यहां पर दोनों मिलाकर के 100 ग्राम में। एक चीज का ध्यान रखना है भाई, बिकॉज़ दोनों ही सॉलिड में है इसलिए ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका दोनों किसमें हो गए, लिक्विड में हो जाएंगे। अब यहां देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml प्रेजेंट इन 100 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100, v by v। इसका मतलब दोनों किसमें है, लिक्विड फेज में, वॉल्यूम में ले रहे हैं। अगर मैं क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो एक तो सॉल्यूट हो गया आपका मास में और ये हो गया आपका लिक्विड में। वेरी गुड। तो देखो जरा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसको लेना है ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ml, तो उसको लेना है ml में। अब द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 W by V इनटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा उसका। तो एग्जांपल देखो 5% यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो वाटर में 5% डाल रखा है, इसको क्या कहेंगे, 5% यूरिया का सॉल्यूशन कहेंगे अपन इसको। इसका मतलब वो 100 लेना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, वहां पर दोनों मिलाकर के 100 किया था, ये लिक्विड 100 ml लेने वाला है और उसको 5 ग्राम अलग से लेंगे, क्योंकि इसमें डिसोल्व करने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। भाई मान लो एक 100 ग्राम के पानी में या 100 ml वाटर में आप 5 ग्राम शुगर ऐड कर दो आप, तो वॉल्यूम तो बने रहेगा ना उसका, शुगर तो उसके बीच वाले स्पेस में चलेगी। इसलिए इसको ये लेना है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। उसमें क्या करना था, दोनों को मिलाकर के 100 लेना था, और यहाँ पर इसका अलग है क्योंकि ये लिक्विड में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे नेक्स्ट ppm, दैट इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब 10⁶। यहाँ पर 100 लिख रहे थे, 100 की जगह लिखना आपने को 10⁶। ये कब काम आती है, जब बहुत कम अमाउंट में अगर सॉल्यूट हो तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी इन दिनों में आप देखो डेली न्यूज में आ रहा है, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन चल रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी लो है। वो पंजाब वाले ऐसे कोई आसपास वाले फरारी जला रहे हैं, उनका धुआं आ रहा, ये हो रहा, तो उसको किस में मेजर करते हैं, पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को ppm में, वाटर पॉल्यूशन को भी ppm में, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में। अगर हम कहते हैं 8% पॉल्यूशन, 1% बहुत ज्यादा हो जाता है, आदमी जिंदा भी नहीं रह सकते, 1% पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मेजर करने पर ppm में, ठीक है। देखो जरा the part of the component per million 10⁶ solutions। तो W into W, तो ये W कैपिटल किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, स्मॉल किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। चलो आगे, अब इसका एग्जांपल देखो। जैसे हम स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस डालते हैं, क्लोरीन टैबलेट डालते हैं, तो ये सब ppm में मेजर की जाती है, क्योंकि इतना बड़ा स्विमिंग पूल, एक छोटे टैबलेट या एक टैबलेट ऐसे डालते हैं कि इसको मेजर करते हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ pollutant in water or atmospheric solvent expression in the term of the microgram per ml, माइक्रोग्राम पर ml और ppm, ठीक है। 1 × 10⁻³ ग्राम क्लोरीन गैस प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम aqueous solutions, ठीक है। चलो आगे, तो ये इसका ppm निकाल है, तो 1.0 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 × 10⁶, 1.0 ppm पार्ट पर मिलियन। फिर है मोल फ्रैक्शंस, जो कि हमने पढ़ाई है पहले भी, 11 में भी आया था ये, तो 12 के फर्स्ट चैप्टर में भी है सॉल्यूशन में। देखो जरा मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन is the ratio of number of moles of that component or the total number of moles present in the solution। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है रेशियो, यहाँ क्या लेना है, पर रेशियो लेना है, ठीक है। तो रेशियो को देखो, हम a किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, b सॉल्वेंट के लिए, और दोनों को मिला करके सॉल्यूशन। देखो जरा यहाँ पर, तो Na क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है Np नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ मोल्स लेना है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल निकालेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भी ले रहे हैं पर उसका मोल्स ऐसे निकल जाएगा। देखो जरा द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहे हैं x, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है काई, इसको काई बोलते हैं, XA। तो ये हो जाएगा, a का निकालना है, इसका मतलब Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, और अगर Nb का निकालना है XB, तो ये हो जाएगा Nb ऊपर आ जाएगा Na प्लस Nb। ये जस्ट रेशियो, इसी को यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा x और xb दोनों मिलाकर के वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब हमें x a निकालना है, जैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9, इसकी 0.6, इसकी 0.4 ऐसे। तो हमेशा इसकी वैल्यू xa और xb की वैल्यू डेसिमल में ही आएगी, है ना, पॉइंट में आएगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है क्या। मोल फ्रैक्शन चले आगे अपन नेक्स्ट है मोलरिटी और मोललिटी। हम देखेंगे यहाँ पर मोलरिटी, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोललिटी को हम
स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा मोलरिटी जो है वो पर लीटर में आती है और मोलरिटी केजी में आती है। याद रखें, इनमें डिफरेंस भी पूछते हैं पेपर अगर इजी बनाना हो तो सबसे इजी क्वेश्चन बनता है राइट डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी और मोलरिटी। तो अपने को कम से कम 5 डिफरेंस याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अब इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ठीक, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर हो जाएगी। देखो जरा, मोलरिटी ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम मोल कैसे निकालते हैं? ये आगे लिखा हुआ है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल निकालने का तरीका। ठीक है, ग्राम मोल्स निकालने का। और मोलरिटी का एक्चुअल फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये वो वाला यहाँ लिख दिया अपन ने, ये ऊपर को सॉल्यूशन करने के लिए वो, और उसको ऊपर ने यहाँ लिखा। इसका आंसर वो और यहाँ लिखा और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब एग्जांपल भी दे रखा है, हमको ये एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल दे रखा है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 20 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ उसका NaOH कितना निकलेगा? 40। 40 कैसे निकालेंगे? Na का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 plus 16 plus 1 is equal to 40. Is dissolved in 1 liter of the solution, then molarity of the solution is m by 2, 0.5 m. Similarly, 0.1 m solution means 0.1 m solute is dissolved in 1000 ml यानी 1 लीटर में। तो इस तरह से मोलरिटी को लिखते हैं और कैपिटल M से डिनोट करते हैं। चले आगे। ऐसी मोलरिटी तो पूरी किस में आ रही है? ये लीटर केजी में आ जाएगा। तो फॉर्मूला देखो, ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वहां ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, लीटर में है इसलिए यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा इन केजी। तो इसको लिखते वक्त अपने को ध्यान रखना है कैलकुलेशन में इसका सॉल्यूट का मास माइनस करना रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। ठीक है, ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकलेगा, वही ऊपर जैसे निकाला वैसे, और इसका फॉर्मूला हो गया। फिर देखो एग्जांपल देता है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम। ये ग्राम में आ गया, देखो है ना। ग्राम को फिर किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। और वाटर देन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, इसकी मोलरिटी कैसे आ जाएगी? अच्छा, NaCl का मोलर मास कितना हो जाएगा? 58.5, क्योंकि Na का कितना होता है? 23, Cl का कितना होता है? 35.5। दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो 0.2 m। अच्छा, स्मॉल m लिखा है इसका मतलब वो मोलरिटी है, कैपिटल लिखा है इसका मतलब मोलरिटी है। इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो, इसके स्पेलिंग में केवल दोनों जगह एक ही चेंज है, यहाँ R है, यहाँ L है। तो अल्फाबेटिकली देखें तो L पहले आता है और R बाद में आता है। तो हम कभी भी लाइन बनाते हैं तो छोटे बच्चे को आगे रखते हैं, बड़े बच्चे को पीछे रखते हैं। तो छोटा बच्चा कौन है यहाँ पर? L पहले आता है, तो इसको स्मॉल m से दिखाएंगे अपन, छोटा m। और R बाद में आता है तो इसको बड़े m से दिखाएंगे। कैसे भी करके दिमाग में फिट रखना है, ट्रिकी मेथड है, याद रखोगे हो जाएगा। जिसमें रीटी आ रहा है एक लिटी वाला हो जाएगा केजी और रीटी वाला हो जाएगा लीटर। जिसमें L आ रहा है वो लीटर में नहीं है, L से L नहीं है, ऐसा याद रखना। चलो आगे। ये इसमें एक न्यूमेरिकल देखा है, इसको पॉज करके देखना। चलो आगे, 1 सेकंड न्यूमेरिकल और ये देखा है, एक न्यूमेरिकल और ये देखा है मोलरिटी। अब यहाँ देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी वेट परसेंटेज सारे निकालने हैं इसी क्वेश्चंस में। तो ये न्यूमेरिकल अच्छा है, इसको चेक करना और लिखना भी सही। अभी न्यूमेरिकल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि 1 घंटे में अपन पूरे चैप्टर को करना है तो थोड़ा मुश्किल रहता है। देखते हैं आगे। कैलकुलेट मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल देखा, लर्निंग चेक। तो यहाँ डेफिनेशंस में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा टेबल का क्वेश्चन है ये। फिर है व्हाट यूनिट आर यूज्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट सिंबल इज यूज्ड फॉर मोलरिटी, मोलरिटी सिंबल
मोलैरिटी का कौन सा सिंबल है? रेटी का कैपिटल है। हाँ, एंड what other unit can be used for concentration and solution of hydrogen peroxide is available? ये न्यूमेरिकल दे रखा है, कॉमन कंसंट्रेशंस, हाइड्रोक्लोरिक लेवल्स, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक लेते हैं इसमें, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस को या सॉल्यूट को अगर हम किसी में डिसॉल्व करते हैं तो कितना डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम एट रूम टेम्परेचर, तो वो उसी कहलाती है सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर हमने 9 टाइप्स की सॉल्यूशन पढ़े थे भी, तो 9 टाइप्स की सॉल्यूशन में इसका मतलब 9 टाइप की सॉल्युबिलिटी हो गई। सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, सारे सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, क्योंकि गैस को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं या गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में कर रहे हैं, तो सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग आएगी। बट जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में मेन जो हीरो है वो है सॉल्वेंट। ठीक, उस सॉल्वेंट में अपन सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं तो वो उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज वेरी करेगी। तो यहाँ पर हम आगे जब हम स्टडी करने वाले हैं तो हम क्या कौन सा करने वाले हैं, इधर तो सॉल्वेंट में ले रहे हैं अपन लिक्विड और इसमें डालेंगे तीनों चीजें एक बार, तो गैस इन द लिक्विड, फिर तीसरा दूसरा आ जाएगा लिक्विड इन द लिक्विड, और नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा सॉलिड इन द लिक्विड। हम यहाँ पर सॉल्वेंट फिक्स कर दिया हमने, सॉल्वेंट फिक्स कर दिया और ये तीनों लेंगे। अब इसकी बात करेंगे खाली पर सॉलिड लिक्विड गैस और इधर लिक्विड, ही तीनों को एक बार डालेंगे और सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और इसके फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब तीनों का एक एक एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है सोडा वाटर जिसमें CO2 गैस होती है, लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल प्लस वाटर हो सकता है, और सॉलिड इन लिक्विड शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तीनों एग्जांपल आपके दिमाग में रहने चाहिए। जैसे मैं बात करूंगा तो एग्जांपल क्लिक करेगा आपके दिमाग में, तो यहाँ पर हम कोरिलेट कर पाएंगे उसको। चलो आगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्युबिलिटी मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर्म स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग टर्मिनोलॉजी भी हो रही है। The composition of many solution cannot be varied continuously because there are certain fixed limit imposed by the nature of the substance involved. Solid salt and sugar can be mixed in any desired proportions, but unlimited quantities of sugar or salt cannot be dissolved in a given amount of water. Unlimited dissolve नहीं कर सकते, कुछ न कुछ फिक्स अमाउंट रहेगा, उसके बाद डिसॉल्व नहीं हो सकता है। That solution is called saturated. However, up the solubility limits, solution can be produced in any desired proportions. तो उसको कहते हैं next term है dissolution. When the solid added continuously to liquid solvent, the solute keeps on dissolving. The concentration of the solution keep on increasing. The process is called dissolution. Then saturated solution, unsaturated solution. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। Saturated means saturated, the maximum amount of solute dissolved in a solvent. और unsaturated means या फिर cannot add more solute. Saturated or can be added. For can be add solute. तो यहाँ देखो saturated देखो solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature is called saturated. It is solution in which more amount of solute can be dissolved at the temperature. ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड में ऐड नहीं कर सकते और अनसैचुरेटेड में ऐड कर सकते हैं। चलो आगे। अब फैक्टर ऑफ एक्टिंग देखें सॉलिड इन लिक्विड के। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या? शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसको ध्यान में रखते हुए फैक्टर, तो देखो जरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी अगर हम 1 चम्मच शुगर ऐड करें और हम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो शुगर और ऐड हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू
सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये सॉल्यूट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये क्या लिखा solubility of solute dependent on temperature. When the solid dissolve in the liquid, change in the physical state and solid analogous to melting take place and heat required to break the bond bonds. The molecule in the solid together. At the same time, heat is given off during the formation of the new solute solvent bonds. तो हम उसको गर्म करेंगे तो नए बॉन्ड बन जाएंगे। फिर ये डिक्रीजिंग solubility with the temperature, ये उसका केस इंक्रीज विद द solubility in temperature, दोनों केस बता रखे, एक में डिक्रीज एक में इंक्रीज का। चलो आगे चलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रेशर, तो इसमें प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन solubility solute in a liquid, ये नहीं करता है, इसको लाइन में ध्यान रखना है। फिर है नेचर ऑफ द solute and solvent, नेचर भी अफेक्ट करता है। दोनों अगर एक जैसे हैं, पोलर पोलर नॉन पोलर ऐसे, तो जल्दी डिसॉल्व कर लेंगे। अगर अपोजिट हो गया, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो सॉल्ट डिसॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये इसका बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन अ लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल सोडा वाटर, इसमें CO2 गैस डिसॉल्व होती है सोडा वाटर में। तो CO2 गैस जितनी ज्यादा होगी वो सोडा वाटर उतना अपन कहते हैं ना उसमें CO2 गैस है, तो जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करते हैं तुरंत से गैस बाहर आती है, ऐसे ही सोडा वाटर की बोतल के उसको ओपन करने से पूरी गैस बाहर आती है, तो उसमें डिसॉल्व होता है। और हायर प्रेशर से डिसॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब प्रेशर अफेक्ट करता है उसको, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा। देखो जरा यहाँ पर द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस मींस वाटर के साथ कैसा नेचर है। जनरली द गैस व्हिच आर इजीली liquefiable are more soluble. For example, CO2 and SO2 are more soluble in water. CO2 और water दोनों ज़्यादा soluble है। फिर बात करें यहाँ पर water and other solvent while gas like hydrogen, oxygen, nitrogen which do not liquefy easily are less soluble. ये गैसें कम soluble होती है, CO2 जल्दी हो जाती है। फिर देखो जनरली दोस्त, इसीलिए आपने देखा होगा हम जब चाय पीते हैं तो उसको फूंक मारने के लिए मना करते हैं ना, जैसे बहुत सी बार चाय पीते हैं तो फूंक मार के पीते हैं, पर कुछ लोगों को आपने देखा होगा इसमें फूंक नहीं मारना चाहिए, वो क्या कहते हैं CO2 डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमारी एयर जो रिलीज करता है उसमें CO2 होती है, फूंक नहीं मारना, उसको प्लेट में ठंडी कर दो, फूंक मार के पियो तो उसमें CO2 डिसॉल्व हो जाती है, ऐसा मतलब, ठीक है। तो इसीलिए मना करते हैं वो। चलो आगे। यस सर, गुड मॉर्निंग। देखो जनरली दोस केसेस व्हिच रिएक्ट विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म द कंपोनेंट्स और आयनाइज इन द सॉल्वेंट आर मोर सॉल्युबल, दोनों आयनाइज रहेंगी, जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी। जैसे NH3 एंड HCl गैस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन बेंजीन। तो बेंजीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, HCl जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, ये एग्जांपल याद रखना अपने को, ठीक है। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मींस जनरली द पोलर gases are more soluble in the polar solvent and non-polar gases are soluble in non-polar solvent। तो ये नेचर बात करता है, ठीक है। चलो आगे टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, वेरी गुड। टेम्परेचर तो बात करते ही करते हैं इसमें। जनरली एट कांस्टेंट प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे अपन तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक्स को वाटर को अपने फ्रिज में रखा हुआ है तो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो उसके अंदर, और जैसे हमने निकाल के धूप में रख दिया उसको तो गैस क्या हो जाएगी उसकी कम, गैस स्कीप हो जाएगी। बिल्कुल चिल्ड है तो CO2 रहेगी उसके अंदर, अपन पीते से अपने टंग पर वो इफेक्ट करता है, और उसको अगर धूप में रख दिया थोड़ी देर तो इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम उसको कोरिलेट करके याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। अदर सब्सटेंस यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिपेंड अपॉन द अदर सब्सटेंस लाइक electrolyte, organic compound already present in the liquid. In the presence of these substances, the solubility of the gases decreases. कोई दूसरे substance उसमें है, अब जैसे मान लो प्योर वाटर और या फिर एक वाटर ऐसा जिसमें शुगर ऐड कर रखी है, दोनों में CO2 डिसॉल्व करेंगे तो बताओ किसमें जल्दी हो जाएगी? प्योर वाटर में। अगर मान लो जैसे मान लो सोडा वाटर में होगा ना जिसमें केवल पानी होता है CO2 की,
और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें शुगर और सॉल्ट दोनों ही होते हैं, मीठा रहता है ना पानी, तो उसमें CO2 कम डिजोल्व होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ फैक्टर अफेक्ट कर रहा है इसके लिए। In the presence of the substance, solubility of gas decreases. It observed that the solubility of gas less in salt solution as compared to pure water. ये लाइन भी लिखी हुई है ना नोट्स में। For example, the carbon dioxide 9% less soluble than N/10 KCl solution comparison to water. ठीक है, effect of pressure, the pressure much greater influence on the solubility of gases. Sorry, a common observed is the phenomenon the support. The appearances that occurs when the cap of the bottle of ordinary soda water is removed. जैसे water bottle करते हैं अपन, soda water contain carbon dioxide gas dissolved in water under high pressure. Under pressure, when the cap is removed, pressure the gas is liquid decrease in atmospheric pressure. Since the carbon dioxide gas leave, क्योंकि उसको high pressure पर किया हुआ है और बाहर का pressure तो क्या है कम, तो वो तुरंत गैस बाहर आ जाएगी उसकी। ठीक है, चलो ये पूरी बात वही लिखी हुई है और इसको पूरे इसमें बताया हेनरी लॉ ने। ठीक है, तो द रिजल्ट ऑफ द सैंपल ऑब्जर्व एंड समराइज इन हेनरी लॉ व्हिच स्टेट that at any specific temperature, specified temperature, the extent to which is gas dissolved in a liquid is directly dependent upon the pressure of the gas. गैस का प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व रहेगी और प्रेशर कम रहेगा कम डिसॉल्व रहेगी। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर ये देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस सॉलिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक, ग्राफ बता रखा है। चलो आगे, ये इसका एग्जांपल बता रखा है। फिर आगे चले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। चलिए, मेन इंपॉर्टेंट लॉ आता है हेनरी लॉ, जो अपन अभी बात करी। हेनरी लॉ यही तो कहता है किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, प्रेशर कर बढ़ाते जाएंगे, गैस डिसॉल्व हो जाएगी। तो प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन। चलो, तो हेनरी लॉ। अब एग्जाम में आपके जो बोर्ड के एग्जाम है वहां पर सीधा आता है राइट हेनरी लॉ और उसका फॉर्मूला नहीं पूछा है तो भी हमें लिखना है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, हेनरी लॉ को एक लाइन में देखते हैं अपन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज दैट इज कॉल्ड P is proportional to the mole fraction of the gas, that is called mole fraction, किसे डिनोट करता है x, and in the solution it and is expressed P is equal to K x into x। तो Kh यहाँ पर क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट यूनिक टू is unique to each gas, सब गैसों के लिए अलग अलग रहता है हेनरी लॉ, ये ध्यान रखना है। and notice the constant temperature is assumed, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा हो जाएगी। एंड द इक्वेशन इज ट्रू ओनली अ लो कंसंट्रेशन एंड प्रेशर फॉर अ गैस अल्टरनेट फॉर अ गैस दैट डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, पता चले उसके साथ रिएक्शन करी तो कंबाइन होने लग गई तो गैस की सॉल्युबिलिटी वेरी कर जाएगी। ठीक है, देखो जरा, ये C1 by P1, C2 by P2, where C1 and P1 refer to initial condition और C2 P2 क्या है, फाइनल कंडीशंस। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इसके 3 एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है आपका इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब जितने भी सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, फंटा, कोकाला, जितने भी टाइप के बाजार में आते हैं उन सब के अंदर CO2 गैस होती है। ठीक है, इन द डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग का मतलब था उसमें बेड्स आ जाते हैं। जब कोई गैस सिलेंडर लेकर के नीचे जाएगा वाटर में तो गैस हमारे ब्लड में धीरे धीरे डिसॉल्व होगी और उसका प्रेशर मेंटेन रह जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है। फिर जैसे वो बाहर आता है तो गैस एकदम से बाहर नहीं निकलती हमारे ब्लड से, जो ब्लड में डिसॉल्व हुई है, बट वो बाहर आ जाता आदमी तो वो एकदम से बबल के फॉर्म में जहां पर भी हमारे जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स में वो गैस इकट्ठी हो जाती है और आदमी हाथ पे चलने बंद। अब बंद बाहर होने से वो कड़क हो जाएगा, कड़क होते बेचारा की सारी गैसें मिलियां बंद हो जाएगी, बंद हो जाए उसकी डेथ हो जाती है। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैंड्स। अब इस प्रॉब्लम से
कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए? तो उन्होंने क्या किया, जो पीछे सिलेंडर रहता है उस सिलेंडर में गैस का रेशियो चेंज किया। तो ये रेशियो एग्जाम में पूछते हैं, और बेड्स क्या होते हैं वो पूछते हैं। बेड्स में बता दिया आपको। अब गैस का रेशियो क्या किया उन्होंने, हीलियम लिया 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। हीलियम का परसेंटेज उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया, हीलियम नहीं थी पहले, हीलियम डाल दी। तो जैसे बाहर आएगा ऑक्सीजन तो बाहर नहीं आएगी, पर हीलियम गैस बाहर आ जाएगी, ताकि वो प्रेशर मेंटेन हो जाए और बेड से वो बच जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्लाइमेट्स ऑफ पीपल लिविंग एट अ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एनोक्सिया। पानी के अंदर क्या होता है, बैंड्स। एनोक्सिया क्या होता है, अगर मान लो हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की डिसोल्यूशन है वो कम होती जाएगी। और ब्लड में ऑक्सीजन कम होएगी तो इसका मतलब सप्लाई भी कम होएगी। तो माइंड पर ऑक्सीजन अगर कम मिलेगी तो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। देन वीकनेस ज्यादा आ जाएगी, जैसे 5 किलो वजन उठा भी नहीं सकेगा, मतलब बॉडी में ताकत नहीं रहेगी, तो उसे कहते हैं एनोक्सिया। ठीक, ये लिखा हुआ वर्ड, ये वर्ड याद रखने बच्चों, अपने से पूछेंगे वहां पर। चलिए ये दो एग्जांपल दे रखे इसके, हैंडी लोग के उसके, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी लिक्विड की अगर बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, वेपर डेफिनेशन क्या है, यानी वेपर अगर प्रेशर क्रिएट करे तो उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। सिंपल सा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। देखो यहाँ पर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ठीक है, एंड द वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड कैसा है उसको डिपेंड करता है। हमने पेट्रोल ले लिया तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका, हमने पानी ले लिया वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा, और हमने अगर शहद ले लिया तो उसकी वेपर बनती नहीं है, बहुत कम होगा वेपर प्रेशर। बात आगे समझ में? by increasing the temperature liquid and its temperature, by increasing the temperature vapor pressure also increases। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, जल्दी जल्दी वेपर बनेगी उसकी। फिर है देखो जरा, P node is independent of the volume of two phase and also area and curvatures of the liquid vapor boundaries। For example, at 25 degrees C, P naught H2 is equal to 24 torr। यहाँ लिखा हुआ टॉर, टॉर किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो प्रेशर की कितनी यूनिट है, तो बार, एटीएम, टॉर और एक है पास्कल। तो कितनी यूनिट होगी प्रेशर की, 4। हमें याद रखनी है बच्चों, यूनिट किसी भी यूनिट में अगर है तो हमें कन्वर्जन करना आना चाहिए। With the rising of the temperature of the system increased by P naught of liquids। ठीक है, boiling of liquid is defined, यानी boiling point की डेफिनेशन देखो, the temperature at which vapor pressure becomes equal to applied pressure। एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर के, तो इट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इफ applied pressure 1 atm, boiling point is called the normal boiling point। pressure of vapor must be distinguished from vapor pressure P naught। ये pressure of vapor, ठीक है, तो P naught less than P, तो P cannot be more than P naught at equilibrium। ये तो हो गई वेपर प्रेशर की बात। तो वेपर प्रेशर को एक लाइन में याद रखना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। चलो आगे, राउंड लो। अब हेनरी ने किसकी बात की थी, गैस डिसॉल्विंग लिक्विड की। राउंड लो बात करता सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड की बात करता है। तो अपन को याद रखेंगे इसको, सॉलिड इन लिक्विड। देखो जरा, the law states that the partial pressure of any volatile constituent of the solution at the constant temperature is equal to vapor pressure of pure constituent multiplied by the mole fraction of the constituent in the solutions। Mathematically, PS vapor pressure of the solvent, T is the solvent, and solvent over solution, and XS is the mole fraction of solvent, the solution। PS direct proportional to XS, और PS is constant
इनटू x। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या लिया अपन ने, प्योर सॉल्वेंट में अगर होगा तो x1 हो जाएगा। PS इज इक्वल टू PS नॉट, नॉट लगाया द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट की वेपर ज्यादा बनेगी हम जानते हैं, और अगर उसमें शुगर ऐड करते हैं या सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसकी वेपर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसको रोकेगी वहां पर ऊपर लेयर पर। तो ये इस तरह से द वेपर प्रेशर इस तरह से हो जाएगा। इसको डायग्राम से भी अपन देख सकते हैं, एनसीईआरटी डायग्राम दे रखा है इसका, सॉल्वेंट लिक्विड। चलो आगे, फिर ये लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल, इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन of two volatile liquids, Raoult law states that the given temperature, the partial pressure, partial vapor pressure of any components of solution is equal to the product of vapor pressure of the pure components, and it is mole fraction in the solutions. That are mixture की बात करता solution be prepared by the mixing of Na mole of liquid A और Nb mole of liquid B. तो लेट्स A और B की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर टू कंस्टिट्यूट A और B, सॉल्यूशन PA नॉट P नॉट B वेपर प्रेशर में प्योर, दोनों प्योर का हो जाएगा। तो फार्मूला हो गया इस तरह से, तो मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर A मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू PA नॉट इनटू x है P नॉट, तो ये नॉट यहां नहीं आएगा, ठीक है, और ये PA इज इक्वल टू हो जाएगा Na बाय Nb और ये PA नॉट, ये PA होगा, ये P नॉट नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू PA नॉट, इसको इनटू किया तो यहां पर B की वैल्यू रखी है इन्होंने, ठीक, तो यहां पर PB की वैल्यू हो गई है इस तरह से, टोटल अमाउंट हो जाएगा PS PA प्लस PB, दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद कॉमन लेंगे इसमें और ये आ जाएगा, इस तरह से वैल्यू रखने के बाद फाइनल फार्मूला है PS इज इक्वल टू x है PA नॉट PB। यहां इक्वेशन 1 2 3 आर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। तो ये ग्राफ में देखो, तो यहां पर ये P है, जहां x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाईएस्ट रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, और ये x ए 0 हो जाएगा, और इधर से इसको चालू किया PA प्लस PB, राउल्ट लो फार्मूला है, तो इसको इधर जाएगा और ये दोनों का टोटल हो जाएगा। तो ये है आइडियल गैस के लिए ग्राफ, ऐसी गैस जो राउल्ट लो, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लो को ओबे करे, उसको कहते हैं अपन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये जो ग्राफ बना है आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लो देखें। राउल्ट लो इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। राउल्ट लो एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड ओनली, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए जैसे नमक और ये, है ना। और solute Raoult's law is not applicable to solute which dissociate or associate in the particular solution, ठीक है। Raoult स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ये पूछते हैं 1 नंबर में। दोनों का फार्मूला अगर देखेंगे अपन P1 नॉट x1 P KH1, ये x आएगा यहाँ पर, तो ये दोनों इधर का बराबर ये बराबर, तो ये P1 नॉट बराबर हो जाता है। यहाँ देखो in the case both case partial pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction in solution, only the proportional constant KH और differ P1 नॉट, दोनों में डिफरेंस किसका इसका, ये जब दोनों बराबर हो जाए तो वो केस क्या कहलाएगा, स्पेशल राउल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, दोनों बराबर हो जाते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। चलो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड की बात हो गई। तीसरा एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ solution consist of solid and liquid, for example sodium chloride, glucose, urea and cane sugar in water and iodine sulfur dissolution in the carbon disulfide, ये solution याद रखने अपने को, ठीक है। physical properties of the solution are that quite different from those of pure solvent, an example vapor pressure, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसमें ये पूरा एग्जांपल समझा रखा है इसका सॉलिड का, और यही राउल्ट लॉ पर समझा रखा है, ये इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक। अब आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल मींस सॉल्यूशन व्हिच इज ओबे राउल्ट लॉ, पहली लाइन ये लिखनी है। जब भी हमसे पूछेंगे आइडियल और नॉन आइडियल का, तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, जो राउल्ट लॉ को ओबे करे, ठीक है। तो यहां देखो सॉल्यूशन व्हिच इज ओबे राउल्ट लॉ, दूसरा देखो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, यानी जैसे
50 ml हमने लिया सॉल्यूट, 100 ml लिया सॉल्वेंट, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 150। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो इसका मतलब नॉन आइडियल में चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखो del S mixing is equal to 0, फिर हीट चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, यानी दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन का टेंपरेचर चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट मिक्सिंग इज 0, ठीक है। हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉर बी इवोल्व। एक एग्जांपल लगाओ, ग्लूकोज, एक ग्लास लो, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज डालो, डालने से पानी ठंडा हो जाता है, और एक गिलास लो, उसमें थोड़ा चूना डाल दो, पानी गर्म हो जाता है। इसका मतलब हीट चेंज हुई ना, वो नहीं होनी चाहिए। There should be no chemical reaction between solute and solvent, तो आइडियल कहलाएगा। Solute molecule should not dissociate in the ideal solution, dissociate नहीं होना चाहिए। फिर है solute molecule should not associate an ideal solution, ideal solution must obey outflow at all concentration, and for ideal solution charge and entropy is not 0, del X mixing is equal to 0 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है dilute solution can be assumed ideal solution। एग्जांपल देखो, दोनों एक ही नेचर के होने चाहिए, बेंजीन एंड टोलुइन। फिर है NaCl और N-हेप्टेन, दोनों एक ही नेचर के हैं, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, दोनों को मिला रहे पर, तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं नॉन आइडियल। अब वो सारी चीजें अपोजिट हो जाएगी, तो ये the solution which is do not obey round law, तो Pa not equal to Pa not x है, और ये Pb यहाँ भी आएगा प्रिंटिंग मिस्टेक, Pb is not equal to Pb not xb। del H mixing not 0, del V mixing not 0, ठीक, तो ये आ जाएगा नॉन आइडियल। अब इसमें नॉन आइडियल में भी 2 चीजें हो सकती, एक आइडियल लाइन से ऊपर जा रहा है, एक आइडियल लाइन से नीचे, जिसको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो इसको मैं आपको पूरा एक टेबल में दिखा देता हूं। ये पॉजिटिव डेविएशन है जो कि इस ग्राफ से आइडियल ग्राफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसे कहेंगे अपन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहां पर Pn ग्रेटर देन Pn नॉट x है, पॉजिटिव हो गया, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। यहां Pb ग्रेटर देन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पर ये चीजें भी ध्यान रखनी है, del H mixing greater than 0, del V mixing greater than 0। इसका मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज, पॉजिटिव की सारी चीजें बढ़ेगी, नेगेटिव की सारी चीजें घटेगी। अब ये हमें ध्यान रखना है, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं इसका आइडियल और नॉन आइडियल का और पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। अब ये देखो यहां तक हो गया, नॉन पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये चीजें कम हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो इसके, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल CCl4 इस तरह के, और ये नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव में चीजें कम होती जाएगी एक्सोथर्मिक वॉल्यूम, और ग्राफ कहां जाना है, प्योर लाइन से नीचे की तरफ, और उसमें कहां जाना था, मेन लाइन से आइडियल से ऊपर, और ये मेन लाइन से नीचे। इसका क्वेश्चन पक्का आता है, और इसको याद रखने के लिए यहां पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, देखो एसिड प्लस जितने भी एसिड हैं, याद रखो एसिड प्लस वाटर अगर आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशंस, और अगर मान लो यहां अल्कोहल प्लस वाटर अगर आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशंस। चलो आगे एग्जांपल, तो इस टेबल्स में ये पूरा दे रखा है, देखो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस है, ये नॉन आइडियल की कंडीशंस है। नॉन आइडियल में भी वापस है पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशन। बच्चों ग्राफ भी याद रखना है, एग्जाम में अगर आता तो ग्राफ भी बनाए इसका। चलो ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है एज़ोट्राइब मिक्सचर। Azotribe mixture of two liquids which boil at constant temperature and can be distilled unchanged in their composition. They are formed non-ideal solutions. They are formed non-ideal, यानी दोनों का कंपोजिशन सेम रहे, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एज़ोट्राइब, 2 टाइप के, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्राइब, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्राइब। मिनिमम आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या बताया था आपको, पॉजिटिव का अल्कोहल प्लस वाटर, और नेगेटिव का बताया था एसिड प्लस वाटर। तो ऐसे याद रख लेंगे। तो देखो एग्जांपल, एथेनॉल 95.95% और वाटर ये हो गया, और इसका क्या हो जाएगा HNO3 68% और वाटर। तो एग्जांपल से पकड़ेंगे इसको पर, ठीक। ये क्वेश्चन आता है, सिंपल सा आता है,
एजोट्राइप मिक्सचर और टाइप्स। तो पॉजिटिव मिनिमम बॉइलिंग एजोट्राइप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्राइप। ठीक, देखो जरा आगे। अब ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। चलो अब मेन आते हैं अपने, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। अब देखो इससे क्या सीखा अपन ने, वो इसमें जो क्वेश्चन बता रखे हैं, आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल, राउट लो, हाउ टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अफेक्टेड राउट लो, वेपर प्रेशर, ये व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट आर आइडियल, अल्कोहल प्लस एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये बताना है, इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब मेन इस चैप्टर का पोर्शन आता है जो कि है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये फार्मूले याद रखना है और डेरिवेशन याद रखना है। तो एग्जाम में डेरिवेशन पूछते हैं, सीबीएसई में तो नहीं पूछते डेरिवेशन, सीबीएसई में सीधा न्यूमेरिकल आता है, और एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड में पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना है, बाकी तो नहीं पूछते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मींस अगर मान लो आपने किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया, उसकी वजह से उसके कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की चेंज हो जाएगी। ठीक है क्या? वैसे ये चैप्टर 8 दिन पढ़ाने का है, 8 से 10 दिन, पर हम ट्राई कर रहे हैं एक बार सम अप करें इसको 1 आवर में। तो थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप। और ये नोट्स का जो पीडीएफ है, मैं वो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप कभी भी प्रिंट निकलवा सकते हैं उसकी, और आपको नोट्स आपके पास रहेंगे। ठीक है ना, ये नोट्स डाल देंगे आपको। Those physical properties solution whose value depend upon the number of particles of solute, यानी solute के पार्टिकल पर डिपेंड करेंगे, यानी एक गिलास में आपने कितना नमक डाला है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज वेरी कर रही है, तो उसका अमाउंट पूछेंगे, वैसे कितना नमक डाला बताओ ऐसे। तो यहाँ देखो, dissolved in a unit volume solutions are independent of nature of solute, chemical composition and chemical constitutions of solute are called qualitative properties। तो 4 qualitative properties है। फर्स्ट है आपका relative lowering of vapor pressure, चारों के नाम याद रखने पक्के हैं। फिर है elevation of boiling point, दूसरा है decreasing freezing point, osmotic pressure। ठीक, तो यहाँ अगर देखें qualitative property किस पर डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कहती है। तो सॉलिड को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके सब पर डिपेंड करती है। चलो आगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसकी प्रॉपर्टीज है सारी? डाइल्यूट की। कंसंट्रेट की नहीं है। इक्विपोलर सॉल्यूशन डिफरेंस एंड सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। चलो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, lowering of vapor pressure। यानी हमने अभी बात की थी, अगर मान लो प्योर वाटर है और उसमें एक वाटर इसमें नमक डाला हुआ है, तो वेपर किसकी ज्यादा बनेगी? प्योर वाले की, और नमक वाले की नहीं बनेगी। इसका मतलब वो नमक उसको वेपर बनने से रोक रहा है ना? तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा? कम। ये हमने देखा था। अब इसी बात को यहाँ टैली करते हैं अपन। तो देखो, the round law of the relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure मतलब वेपर कम बनाएगा तो प्रेशर भी कम होगा। Can be expressed when a non-volatile and non-electrolyte solute is dissolved। Non-volatile कौन सा? नमक। ठीक। Then relative lowering vapor pressure of solvent is mole fraction of the solute in the solutions। तो राउट लॉ का कटिंग अपन dissolve in n mole, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन n by small n by प्लस कैपिटल n। तो ये है अकॉर्डिंग टू राउट लॉ P नॉट माइनस PS, P नॉट और ये n स्मॉल n और n प्लस कैपिटल N लिख रहे हैं अपन। तो यहाँ देखो, दिस रूल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द राउट लॉ अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। तो PS राउट लॉ क्या अपना PS इज इक्वल टू P नॉट x सॉल्वेंट के लिए, और अगर मान लो x निकालना है तो PS नॉट बाय P नॉट लिख रहे हैं। अब इस P नॉट की वैल्यू यहाँ से लाएंगे, देखो सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म on both side from 1, इसको 1 से माइनस करेंगे, इसको 1 से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा सॉल्यूट, और ये इसकी किसी वैल्यू होगी सॉल्यूट की आ जाएगी। और हम ये जानते हैं सॉल्यूट का x और सॉल्वेंट का x किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ की। द इक्वेशन इज नोन एज अ राउट लॉ। और फिर देखो, द वेरी
very dilute solutions the value of n is very less as comparison to n, n का मतलब उसके लिए, तो ये इसको अपन ने नीचे से स्किप कर दिया और दोनों की वैल्यू रख देते हैं अपन, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज क्लियर द इक्वेशन 1 linear lowering of vapor pressure depend upon the number of molecules of solid dissolved in a solution, there is a colligative property। तो ये इसका अपन ने डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ फ्लोरिंग वेपर प्रेशर, तो यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे n की और n की, तो यहाँ पर W स्मॉल w और एक कैपिटल W है, स्मॉल w और कैपिटल W, और यहाँ m नॉट है और एक W नॉट है, ठीक है। एक है आपका सॉल्यूट के लिए और एक है आपका सॉल्वेंट के लिए, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी बुक में ए बी से दिखा रखा है, किसी में 1 2 से दिखा रखा है, किसी में स्मॉल और सी से, तो अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो, इफ द अबव इक्वेशन W नॉट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, छोटा वाला W वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए और बड़ा वाला W इसके लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल किसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए, यानी छोटा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, बड़े किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। आप कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी, सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी, तो हम छोटे और बड़े से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेजरिंग ऑफ रिलेटिव lowering vapor pressure of the solutions measured by the dissolving weight of amount of solute in a weight of amount of solvent, molar mass of solute can be calculated। तो अपने को ये फॉर्मूला पक्का याद रखना है बच्चों, ये वाला फाइनल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, देखो ये पूरा न्यूमेरिकल है, इसमें सब वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करके अपने को 62.4 आंसर निकालना है। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चलते हैं अपन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम अगर बात करें प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा 100, और अगर हमने उसमें नमक डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने अगर देखा हो घर पर हमारी मम्मी सब्जी वगैरह बनाते, दाल वगैरह, तो उसमें नमक डालते हैं थोड़ा सा, या थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि जल्दी बन जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। जो दाल को 100 डिग्री मिल रहा था 15 मिनट तक, और ये फिर 15 मिनट तक नमक डाल देगा, उसको कितना मिलेगा 102, तो बड़ा हुआ मिलेगा, तो जल्दी दाल बॉईल हो जाएगी, तो 15 मिनट की जगह 10 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने बढ़ा दिया। तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसकी वजह से, सॉल्यूट की वजह से। तो देखो जरा यहाँ पर ग्राफ पहले समझते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सॉल्वेंट के लिए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक सॉल्यूट के लिए एक सॉल्वेंट के लिए है, तो यहाँ पर प्योर के लिए है, तो यहाँ देखो ये जो आ रहा है T0 और ये आ रहा है T1 और ये आ रहा है T2 टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड आर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। एनसीईआरटी में ग्राफ अच्छा दिखा रखा है, इसमें थोड़ा सा ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट द टेम्परेचर एट व्हिच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल to the atmospheric pressure 760 mmHg, ये atmospheric pressure स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना 760, and the non-volatile solid is dissolved in a pure solvent, जैसे हमने नमक डाला उसमें, and its vapor pressure decrease, vapor pressure क्या हो जाएगा, कम, and difference del Tb of boiling point of pure solvent, और Tb क्या है यहाँ पर, pure solvent, pure के लिए और impure के लिए, impure का मतलब क्या, सॉल्यूशन, और प्योर मतलब प्योर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्ट Tb इज इक्वल टू डेल्ट Ts माइनस Tb, S मतलब सॉल्यूशन और B मतलब सुपीरियर के लिए बॉइलिंग पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्ट Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस, तो लॉवरिंग ऑफ सॉल्यूशन कितना डिफरेंस आया तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन। अब यहाँ पर अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन के लिए और सॉल्वेंट के लिए, है ना, अलग अलग दे रखा है, उसको डिनोशन ध्यान रखना अपने को, एनसीईआरटी में या फिर जो मैंने नोट्स में लिखा रखा उसको ध्यान रखें आप। तो ये राउल्ट लॉ डायरेक्ट सॉल्यूशन P0 माइनस PS और P0, तो ये W और W बटा कैपिटल W, स्मॉल m बटा कैपिटल, इसको ऊपर लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा n है। तो यहाँ पर
फॉर सॉल्वेंट पी नॉट और एम कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डब्ल्यू बाय एम और कैपिटल डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा इसका के कांस्टेंट निकाला अपन ने, तो कांस्टेंट किसके दिया गया, एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इसको कहते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसको अपन यहां फाइनली यहां लिखेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू 1000 बाय w और m बाय w हो जाएगा ये। और kb क्या है यहां पर, ये लिखा हुआ एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन, ठीक है। फाइनल फार्मूला जो निकल के आया वो ये निकल के आया, ठीक है। और डेल टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोलरिटी, मोलरिटी किसके लिए नोट करते हैं, स्मॉल m। तो ये देखो इसका कुछ एक वाटर और उसके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखे हैं, तो हमें वाटर का पक्का याद रखना 0.52 kb, ठीक है। और एक अल्कोहल का याद रख लो 1.15। नेक्स्ट अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हम अगर प्योर वाटर को फ्रीज पर रखें तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा, और उसमें नमक डाल के अगर हम फ्रीज पर रखेंगे तो 0 पर नहीं होगा और नीचे जाना पड़ेगा आपको टेंपरेचर। इसीलिए प्योर वाटर की जो तालाब और झील होती है जल्दी फ्रीज हो जाती है। कश्मीर में देखा ना जी फ्रीज हो गई वो आराम से, और यही समुद्र के अंदर क्या होता है, नमक जो फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी नीचे चला जाता है, तो वो मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ बता रखा है, और आगे अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे पूरा फॉर्मूला एज इट इज, तो इसको किससे डिनोट करना है, डेल टी एफ, टी एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ देखो the freezing point of the liquid at temperature which liquid its state exist in an equilibrium with each other may be defined as the temperature at which the liquid and solid state of substance have same vapor pressure, ठीक। देखो जरा आगे, when non-volatile non-electrolyte dissolve in the pure solvent the vapor pressure of the solvent is lower, vapor pressure क्या हो जाएगा उसका कम, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका कम हो जाएगा। If TF is freezing point of pure solvent and DS is the freezing point of solution, solution का मतलब नमक डाला हुआ उसमें, ठीक है। तो ये TF minus TS, तो ये निकाला अपन ने, तो ये पूरा इसका डेरिवेशन। और फाइनली केवल हमें इसके डेल TB की जगह हमने TF लिख दिया, बाकी सेम फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। क्या दोनों डेरिवेशन सेम है, डेल टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, यहाँ पर मोलरिटी टू केएफ कर रखा है आपने, तो मोलरिटी वही लिखना है, मोलरिटी का मतलब W बाय और M की रिलेशंस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना है 1.86 की, ध्यान रखें, मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। चलो आगे बच्चों, इसका फॉर्मूले हो गए, तीन हो गए, टीबी का, टीएफ का और उसका पाई इज इक्वल टू सीआरटी। ये इसका एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना। और अगला टॉपिक है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फटाफट देखते हैं इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फिनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या or the molecule move from region to lower concentration or into region of higher concentration solution to the SPM is called osmosis। osmotic pressure, यहाँ osmosis देखें अपन नॉर्मली अपन जानते हैं किशमिश यानी दाखें जो होती है उसको रात को पानी में डाल दो तो अगले दिन क्या हो जाती है वो स्वेल, इसका मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की वो फ्लो हुआ। बाहर पानी में कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन किसमें है, नमक उसकी शुगर की किशमिश के अंदर रेजिन, तो वो फूल जाती है, और उसी को नमक के पानी में डाल दो आप तो वापस से श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो ये फ्लो को अपन कहते हैं ऑस्मोसिस, और अगर इसे हम रोकने की कोशिश करें दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस्ड when a solution is separated from the solvent by a semi-permeable membrane, and osmotic pressure may be defined as the excess pressure which must be applied to a solution in order to
prevent flow of solvent into the solution through SPM. D is density और इसको मेजर करने पर pi is equal to n by VRT, क्योंकि ये Pt is equal to nRT से लिया गया है, तो V को हम नीचे लिया है, n by V को अपन कह सकते हैं C concentration, and when the gram of solute dissolve in a V liter solution or and m is the molar mass of solute, when pi is equal to WRT by capital M by V, तो n को क्या लिख सकते हैं W by V given mass upon molar mass, number of moles निकालने का, when height is dissolved involved in pi is equal to HdG, H क्या है यहाँ पर height, D density, G gravitational accelerations, ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोस्मोटिक, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स। फिर इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द टू सॉल्यूशन being compared the solution with higher osmotic pressure it term as a hypo, और जिसका कम रहेगा उसे हाइपर, जिसका ज्यादा रहेगा, और हाइपर इज द सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हाइपोटोनिक। तो तीन वर्ड है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपर में लो, हाइपर में हाई, और हाइपो में लो और आइसो में सेम। फिर वाटर फैक्टर जिसे अपन आई से डिनोट करते हैं, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर solution directly proportional to its concentration C, when the temperature is kept constant the concentration of the solution contain 1 mole of V liter equal to 1 by V, pi is direct proportional to C, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के एग्जांपल रो मैंगो प्रेस इन concentrated solutions lower water by osmosis and shrivel into pickles, जो अचार वगैरह डालते हैं। फिर wetted floor रिवाइव व्हेन द प्लेस इन फ्रेश वाटर, ये देखते हैं ना गुलदस्ते वाले उन फूलों को पानी के अंदर रखते हैं, गुलाब के वो डलियां तोड़ तोड़ के पानी के अंदर रखते हैं कि वो हरी गहरी रहती है गुलाब, तो वो उसमें इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका एग्जांपल है, इसके क्वेश्चंस है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस अगेन द हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, जिससे अपन कह रहे हैं आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है ये। एंड देन इफ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशंस देन सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिंस हियर द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन अ रिवर्स डायरेक्शन that observed in the usually osmosis is called reverse osmosis. Reverse osmosis is used for desalination of sea water, getting fresh water of drinking, ये याद रखना आपने को। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ वाटर, पानी प्यूरिफाई करते हैं अपन, ठीक है। तो ये उसका डायरेक्शन है, डायग्राम देगा फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, यहाँ ज्यादा प्रेशर ही प्रेशर कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ये इधर पानी फ्रेश वाटर आ जाएगा। ये लगा रखी है अपन ने एसपीएम, ठीक है। जितने भी आरओ की मशीनें हैं उन सब में यही रहता है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। एब्नॉर्मल मोलर मास जो कि आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मोलर मास चेंज हो जाए, तो इसी उसको कोलिगेटिव से कैलकुलेट करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और एसोसिएशन, जिसकी वैल्यू 1 से और ज्यादा से आ जाए तो वो अपने को ध्यान रखना। वाटर फैक्टर जो कि अपन आई से निकाला था अभी, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन of polyelectrolytes or observe polymerase property of non-electrolyte solution of the same, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस I को अपन चारों कोलिगेटिव पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो I is equal to observe lower vapor pressure और theoretical vapor pressure। इसी तरह से boiling point में भी चारों के ऊपर when I is equal to 1 तो unaffected, और I is equal to greater than 1 तो ये हो जाएगा डिसोसिएशन, और i is equal to less than 1 तो हो जाएगा एसोसिएशन। ये तीन बातें मेन याद रखनी है मेरे को, और इसके ऊपर एग्जांपल बता रखा है। और अल्फा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अपन इक्विलिब्रियम वाला पढ़ा था इसको, तो इस एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये i का फॉर्मूला है i - 1 by 1/n - 1, ये याद रखना पक्का, ये इसका फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल है। और दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रहा है 1 मोल्स के हिसाब से, तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकल के आएगा 1i - 1 और 1 - 1, तो ये तो फॉर्मूला किसका लिए डिसोसिएशन के, और ये फॉर्मूला है एसोसिएशन का।
मेन फॉर्मूला ये, और इसके ऊपर चारों को लिमिटिंग प्रॉपर्टीज को इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आ गए ये क्वेश्चंस आ गए, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्वांटम फैक्टर और ये सारे। ठीक है बच्चों, आज की कहानी यहीं तक। पूरा चैप्टर मेरी तरफ से मैंने पूरा करने की कोशिश की। इस चैप्टर का उस लिंक में डाल दिया जाएगा, आपका अटैच कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक बार इसको सुपरफिशियल देखना जरूर, क्वेश्चंस करना इसके। एक दिन में इतना ही कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास और करेंगे, बाद में न्यूमेरिकल के लिए वीडियो डालेंगे। ओके बाय।